माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने के लिए अभी हम जिंदा हैं। आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, जिस तरह से बोल रहा हूं वैसे पढ़ाई करनी है। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वन शॉट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, एक शॉट में खल्लास कर देंगे पूरे इस चैप्टर को, सरफेस केमिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन करेंगे। अच्छा, रिवीजन में क्या है कि देखो, अगर आपने वो चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, मैंने सीरियल वाइज इसकी वीडियोस अपलोड की हैं, वो आपने सभी देखी हुई हैं। तो अभी क्या होगा, ये 1.5-2 घंटे की या जितनी देर की भी वीडियो बनेगी, 2.5 घंटे की, तो उससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? स्पीडली रिवाइज करोगे, सारे का सारा एकदम से माइंड में आएगा एंड एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। हाँ, ये होगा कि ओवरव्यू होगा, ये नहीं फुल गहराइयों में डूबेंगे। रिवीजन मीन्स ओवरव्यू, और बहुत अच्छे से देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेईई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं, बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री किसे बोलेंगे? वो केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस पे होने वाली प्रोसेसेस के बारे में। और सबसे पहली प्रोसेस जो हमने पढ़नी है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? चिपकना। जैसे इस बोर्ड पे ये मार्कर की इंक चिपक रही है, तो यही क्या है? एडजॉर्प्शन है। क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच concentration of a substance is higher on the surface of another substance। ठीक है, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे बढ़ जाती है। जैसे ये बोर्ड है, इस पे ये इंक की कंसंट्रेशन है, या फिर आपने पानी का गिलास लिया, ठंडे पानी का गिलास लिया, चिल्ड पानी का गिलास लिया आपने, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वाटर वेपर्स आके चिपकना स्टार्ट कर देंगे, और इस चिपकने वाली प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन में 2-3 जरूरी बातें होती हैं। फर्स्ट इज एडजॉर्बेट। क्या होती है भाई? एडजॉर्बेट। एंड सेकंड होती है एडजॉर्बेंट। क्या होता है एडजॉर्बेट? एडजॉर्बेट होता है जो चिपकेगा। कैसे बोलेंगे? विच गेट्स एडजॉर्ब्ड, जो चिपकने वाला है, जो चिपकेगा। एंड एडजॉर्बेंट क्या होता है? ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसपे एडजॉर्प्शन होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यही एग्जांपल है, ये जो ग्लास का सरफेस है ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? एडजॉर्बेंट। एंड ये जो वाटर वेपर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? एडजॉर्बेट कहलाएंगे। जो चिपकते हैं वो एडजॉर्बेट, जिस पे चिपकते हैं वो एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? अगली बात एक होती है डीजॉर्प्शन। क्या होती है भाई? डीजॉर्प्शन। मैंने ये लिखा, ये इंक चिपक गई, ये है एडजॉर्प्शन। इसको हटा दिया, इसे हम क्या बोलेंगे? डीजॉर्प्शन। डिफाइन किस तरह से करोगे? रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन बोल सकते हो आप इसे। एडजॉर्प्शन का उल्टा है
या फिर क्या कह सकते हो, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, कि जो सब्सटेंस चिपका हुआ है उसको आप हटा दो तो वो क्या कहलाएगी, वही प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिजॉर्प्शन कहलाएगी। अगली बात करें तो एक प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। आई थिंक ये मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको पता होगी। डिजॉर्प्शन क्या होता है, हटाना। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे सोखना। ठीक है, जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होते हैं, तो वो चाशनी को सोख जाते हैं। स्पंज बोल देखिए, स्पंज रसगुल्ले देखे वो सोख जाते हैं। बारिश हो रही है, दीवारों में नमी आ जाती है, वो पानी को सोख जाते हैं। बारिश हो रही है, धरती पानी को सोख जाती है। तो ये सभी प्रोसेस क्या कहलाएंगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएंगी। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे, इट इज द प्रोसेस in which concentration of a substance is uniformly distributed in another substance, uniformly distributed throughout the globe। throughout का मतलब क्या है, सारे के सारे में, throughout in अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में पूरे के पूरी अच्छे से चिपक जाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सोख ली जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एक प्रोसेस होती है भैया ओक्लूजन। ओक्लूजन एक टाइप है, किसका, ओक्लूजन एक टाइप है एब्जॉर्प्शन का। आप लिख सकते हो ओक्लूजन क्या होती है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक और बात, जरूरी बात, अगर आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स चाहिए, लेक्चर भी अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के। अभी आते हैं टॉपिक पे। एक स्पेशल टाइप की एब्जॉर्प्शन है। क्या स्पेशल है इसमें सर, जो एब्जॉर्बेंट होगा, जो एब्जॉर्बेंट होगा वो एक मेटल होगी, एंड जो एब्जॉर्बेट होगा, जो चिपकने वाली चीज होगी, वो एक गैस होगी। When a gas is adsorbed on the surface of metal, this type of adsorption is called occlusion। क्लियर है। अगली बात करें तो नेक्स्ट होती है सोर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है सोर्प्शन। अगर किसी जगह पे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, सोर्प्शन बोलते हो। डिफाइन किस तरह से करोगे, इट इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई इसे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो किस वजह से हुई है, ड्यू टू दी अट्रैक्शन। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, दैट्स वाई वो चिपके हैं। एडजॉर्प्शन मतलब चिपकना, एंड ये अट्रैक्शन की वजह से हुई है। तो यहां पे एक टॉपिक निकल के आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। कौन से वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भाई, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब भी दो सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन होती है तो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब वहां से हमेशा हीट रिलीज होती है। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन को, इट इज द प्रोसेस, सॉरी, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक
प्रोसेस है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of another substance is called heat of adsorption या कह लीजिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यूनिट क्या होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की? किलो जूल पर मोल। कई बार स्टेट बोर्ड में तो सिर्फ आपसे यही पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या होती है। यहां से एक और जरूरी बात निकल के आ रही है कि एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जो कि किस वजह से है एक्सोथर्मिक? बिकॉज अट्रैक्शन है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। क्लियर? तो अच्छा, आपका ये भी आ सकता है भाई, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको कैसे करोगे आप? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस को समझ के चलना। एडजॉर्प्शन अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने पानी के अंदर डाल दिया सिलिका। सिलिका पता ना, लाइक हम कोई फुटवेयर खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं, आपने देखा हो सिलिका जेल लिखा होता है उस पर, और भी लिखा होता है डू नॉट ईट थ्रो अवे। तो वो किस लिए होता है कि वो सारी की सारी नमी को ना अपने ऊपर चिपका लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो लाइक आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, ये कोई ऐसा है जिसके अंदर हल्के हल्के छेद हैं, तो इसके अंदर जो सारे का सारा सब्सटेंस है वो उसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, जो दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो सरफेस पे जाता है, और इसमें क्या है, वो थ्रू आउट पूरे के पूरे सारे के सारे में बटी हुई है इक्वली। एब्जॉर्प्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टार्टिंग में फास्ट होती है, रैपिड इन बिगिनिंग एंड देन बिकम स्लो। रीजन क्या है आप सिंपल समझो, मैं आपको एक सिंपल सी बात से समझने की कोशिश करना। ये बोर्ड है, मैं इस पे लिख देता हूं, अच्छे से लिखा जाएगा। फिर मैं इस पे कुछ और लिखूं, उतने अच्छे से नहीं लिखा जाएगा। कुछ और लिखूं, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिखा जाएगा। चुंबक है, चुंबक पे लोहा के चिपकेगा, पहले बहुत अच्छे से चिपकेगा, एंड धीरे 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 वो जो अट्रैक्टिव पावर है उसकी कम हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में फास्ट होती है, धीरे धीरे वो स्लो होती चलती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें, अब देखो जितने इसके अंदर पोर्स है ना, वो सभी एक स्पीड से भरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग में फास्ट है देन स्लो है। इंपॉर्टेंट बात है, एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म स्पीड से होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। बट उससे पहले हम करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। चलो, तो अभी देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। गैस को सॉलिड पे एब्जॉर्ब कराना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस साल, चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, और बनते आए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फोकस कीजिए टॉपिक पे। अच्छा, अभी हमने किया था एक टॉपिक यार, वो ओक्लूजन वाला, तो उसका एग्जांपल है N2 ऑन आयरन। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख ही लेना ओक्लूजन का। और अभी हमने एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस किया था। तो एब्जॉर्प्शन का क्या फंडा रहता है भाई? एब्जॉर्प्शन का फंडा कुछ ऐसे है कि एब्जॉर्प्शन एक हेट्रोजीनियस प्रोसेस है, वो हर जगह से एक जैसी नहीं हो रही है, और एब्जॉर्प्शन एक होमोजीनियस प्रोसेस है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस पे होती है, और एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, वो ओवरऑल होती है। चलो, अभी आते हैं टॉपिक पे कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट हमने क्या बोल दिया? गैस। इससे रिलेटेड कंपटीशन में भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, और यहां पे आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, इसका मतलब क्या है? गैस गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसपे वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब इट इज द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस
क्या होने स्टार्ट कर देती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस चिपक सकती है, सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन कौन सी गैस की है, तो याद रखिए अमोनिया की। और सबसे कम कौन सी गैस चिपकती है भैया, हाइड्रोजन गैस। रीजन क्या है, इनका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और जितना ज्यादा वो होगा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बढ़िया बात है। अब ये गैस तो नहीं चिपकेगी ना, गैस को लिक्विड में बदलेंगे तभी वो आसानी से चिपकेगी। और जितने ज्यादा टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विड फॉर्म में जा सकती है, बढ़िया है। अब ये -34 केल्विन पे बदलती है हाइड्रोजन गैस लिक्विड में, वो बहुत कम है, तो वो लिक्विड में नहीं बदलती, तो आसानी से नहीं चिपकती। हाइयर दी क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ग्रेटर विल बी इट्स, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी भैया, एडजॉर्प्शन होगी। याद रखनी है बात, आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। क्लियर, चल, तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी याद रख लो। अगली बात है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अलग अलग एडजॉर्बेंट की अलग अलग एडजॉर्बिंग पावर होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल बहुत बढ़िया एडजॉर्बेंट है, एक्टिवेटेड चारकोल। और एक है नॉर्मल चारकोल, जिसपे ऑलरेडी एडजॉर्प्शन हो चुकी है। एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, उसको तैयार कर दिया गया है एडजॉर्प्शन के लिए। मतलब चारकोल समझते हो ना, कोयला, जीवाश्म जिसे बोल सकते हो आप लोग। ये है जिसपे ऑलरेडी कुछ गैसेज चिपकी हुई हैं, ये गैस है, ये चारकोल है एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड कैसे होगा, इसको गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे तो जो इस पे ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड गैसेज है ना, वो सारी उड़ जाएंगी, तो बिल्कुल नया सरफेस बनेगा, उस पे अच्छे से होगी। सिंपल समझो ना, ये बोर्ड है, ये नॉर्मल बोर्ड है, और मैं सारे का सारा रफ करके फिर लिखने लगूं, वो क्या होगा, एक्टिवेटेड बोर्ड। अब आप समझो ज्यादा अच्छे से किस पे लिखा जाएगा, जो एक्टिवेटेड होगा। सेम बात है, एक्टिवेटेड चारकोल बढ़िया एडजॉर्बेंट है, तो अलग अलग एडजॉर्बेंट की अलग अलग एडजॉर्बिंग पावर होती है। नेक्स्ट बात है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, क्या एडजॉर्बेंट की पावर बढ़ाओ, कई तरीके से बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला तो यही है कि आप गर्म कर दो, जिससे ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड गैसेस उड़ जाएंगी सारी। दूसरा तरीका है मैकेनिकल रबिंग। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लगवाना है हमने, लोहे पे गैसेस को चिपकाना है, और उसको ऑलरेडी जंग लगा हुआ है, तो उस पर नहीं चिपक पाएंगी चीजें, तो उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, उसे रफ बनाएंगे उसके सरफेस को। तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका रहता है, उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दो। जब आप छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अच्छे से गैस चिपकेगी। क्लियर है, आपने एक वो कहानी सुनी होगी, नरसी का बात, है ना। नरसी के बाद में क्या होता है, वो कृष्ण जी बाती बन के आते हैं और वो सोने की बारिश होती है। अब समझो कि एक बंदे पे 1 किला है, एक बंदे पे 10 किले हैं, तो मौज किसकी होगी, 10 किलो में ज्यादा बारिश होगी ना, ज्यादा एरिया है उनका, ज्यादा सोना चिपकेगा, कम चिपकेगा। क्लियर है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन भी होती है। अगली बात है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ये बात मैंने आपको बता दी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। वैसे देखो कोई रेगुलर तो नहीं है ऑर्डर, कि मैं बात करूं टेम्परेचर का ऑर्डर रेगुलर है या प्रेशर का ऑर्डर रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। बट जनरली क्या होता है, आप समझो, मैंने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक जिसमें से ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है, और उसको मैं हीट सप्लाई करूं तो क्या वो चीज चिपकेगी, बताओ। तो जनरली क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो एडजॉर्प्शन घटेगी। क्लियर है, मान के चलो यार, टॉम एंड जेरी देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है, टॉम जेरी को पकड़ के अपना तवे पे रख देता है पकाने के लिए, अब वो तवा गर्म होता है, भाई साहब उड़ान भर जाते हैं, या नहीं। क्या है, ठंडे पानी का गिलास है, अगर उसको गर्म कर दो आप, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस चिपकी रहेगी, क्या उड़ जाएगी वहां से। क्लियर है ना। प्रेशर की बात करें, प्रेशर का क्या रूल रहता है, एक चीज है चिपकना नहीं चाह रही है, बाकी मैंने ये पॉइंट ना बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, अभी हम स्पीडली रिवीजन करें, दैट्स व्हाई। तो क्या है कि मान लो कि ये आपका एडजॉर्बेंट है, ये गैस के पार्टिकल्स है, ये चिपकना नहीं चाह रहे, बट इन पे हम प्रेशर लगाएं। जब हम इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये चाहे या ना चाहे इन्हें चिपकना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। चलिए
अभी देखते हैं यार, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड आपको बताइए, मैं तो हमेशा ही डिफरेंस को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। एडजॉर्प्शन के ना दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है भाई आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्लियर। एक ना यहां पे एक टॉपिक कर लो पहले, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। Extent of adsorption is given by x by m, where x is mass of adsorbate and m is mass of adsorbent। क्या कह लीजिए, x क्या है? mass of adsorbent and x क्या है? amount of gas adsorbed या amount of adsorbate। ठीक है, यहां से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वाला फंडा। तो दो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एंड इनका डिफरेंस आएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन बोल देते हैं, कई बार इस तरह से भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहली बात, इसमें जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो बॉन्ड है इनको जोड़ रहा है, वो क्या है? एक फिजिकल बॉन्ड है, जिसे आप कह सकते हो वीक वैंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। एंड यहां पे क्या रहता है? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। बढ़िया बात। बाकी मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप इनका डिफरेंस अच्छे से करना चाह रहे हो तो इसको कुछ ऐसे याद रख लो। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लाइक फिजिकल रिलेशनशिप एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इज लाइक शादी हो जाती है। तो शादी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बड़ी मुश्किल से टूटता है। फिजिकल बॉन्ड टूटते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो क्लियर है, ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, क्योंकि जो फिजिकल बॉन्ड है वीक बॉन्ड है, मतलब उसमें अट्रैक्शन कम रहेगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, और जब उनके बीच में अट्रैक्शन कम रहेगी तो हीट भी उनमें से कम निकलेगी। अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा गिवन है। कई बुक्स में 20 to 40 किलो जूल दिया हुआ है, कई में कुछ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहां पे क्या है? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो रहेगी वो हाई रहेगी। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में चिपकेंगे, उनमें से जो हीट निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी। कितनी निकलेगी? 80 to 240 किलो जूल पर मोल, या फिर कई बुक्स में क्या गिवन है? और 200 to 400 किलो जूल पर मोल। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करो? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो लिख दो। क्लियर है? अगला पॉइंट करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। समझते हो? स्पेसिफिक मीन्स एक स्पेशलाइजेशन, लाइक KFC इज फेमस फॉर चिकन, मैकडी इज फेमस फॉर बर्गर, डोमिनोज इज फेमस फॉर पिज्जा एंड भारत सर इज फेमस फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ट्रिक्स। ऐसे ही फिजिकल एडजॉर्प्शन में कुछ ऐसा नहीं है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी किसी के भी ऊपर जाके चिपक सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वो पानी का गिलास था, पानी है, उस पर कुछ भी आके चिपक सकता है। क्लियर? एंड इसकी बात करें तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जनरली यही होता है कि एक एडजॉर्बेंट है तो उस पर एक ही गैस चिपक सकती है, दूसरी गैस नहीं चिपक सकती। लोहे को जंग लग गया, लोहे पे जो अटैक करती है कोई भी नहीं कर सकता ऐसे अटैक। ठीक है, जब उनके बीच में पॉसिबल है कि हाँ ये एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, तभी जाके केमिकल एडजॉर्प्शन हो पाती है। ठीक है, अगली बात करें तो दे फॉर्म मल्टी मोलिकुलर लेयर। मल्टी मोलिकुलर लेयर। अभी
फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है ज्यादा, तो एक एडजॉर्बेंट पे कितनी भी गैसेज आके चिपक सकती हैं। फिजिकल रिलेशन कितनी भी हो सकती है कि नहीं। अब इसकी बात करें तो दे फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर। मोनोमोलिकुलर लेयर, एक एडजॉर्बेंट है, उस पे आके एडजॉर्बेंट चिपक गया, ठीक है, चिपक गया, एक लेयर बन गई। अब दूसरा इस पे आके नहीं चिपक सकता, कोज एडजॉर्बेंट तो उसके साथ रिएक्शन कर चुका है, एक नई लेयर बन चुकी है। अब नई जो गैस आएगी वो अटैक नहीं कर पाएंगी इसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट है, तो इनके बीच में क्या बनती है, मोनोमोलिकुलर लेयर या फिर कह लीजिए यूनिमोलिकुलर लेयर। क्लियर है। अगली बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि सर टेम्परेचर का क्या रोल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन, टेम्परेचर बढ़ने से ये वाली जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से घटेगी, ठीक है। और केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वाली एडजॉर्प्शन क्या करेगी, ये बढ़ेगी। क्या सर हमेशा बढ़ेगी, नहीं, एक सर्टेन इंटरवल तक बढ़ेगी और उसके बाद ये घटना स्टार्ट कर देती है। मैं आपको एक ये ग्राफ भी आता है, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये x/m और ये टेम्परेचर है, ये एडजॉर्प्शन है ये, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कुछ इस तरह से रहेगी, घटती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ बनाए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में, तो क्या होगा, पहले वो बढ़ेगी और फिर वो घटना स्टार्ट कर देगी। रीजन क्या है, केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है ना तो उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में एनर्जी की जरूरत है तो एडजॉर्प्शन हो जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है, जब बॉन्ड बन चुका, अगर हम उसके बाद भी उसको टेम्परेचर देते रहे, बात समझना। एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन करने के लिए जब एडजॉर्प्शन नहीं हुई है, स्टार्टिंग में हम टेम्परेचर देंगे, बढ़िया रहेगा, एनर्जी मिलेगी, एडजॉर्प्शन बढ़ेगी। जब एडजॉर्प्शन हो चुकी, एडजॉर्प्शन तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, उसके बाद भी अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे वो घटना स्टार्ट कर देगी। जनरली हम दिखाते हैं इसको कुछ इस तरह से ही है। क्लियर होती है बात। और भी कई सारी बातें हैं, हाईली स्पेसिफिक हो गया, मोनोमोलिकुलर लेयर हो गया भाई। अगली बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल बोले तो जैसे सब्सटेंस बहुत आसानी से चिपक जाता है, बहुत आसानी से हम हटा भी सकते हैं। और यहां पे बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसको बड़ी मुश्किल से बनता है और हटाना भी बहुत मुश्किल है। क्लियर, ये नहीं शादी हुई तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता, ये तो चलता रहता है काम, है ना। ये रिवर्सिबल नेचर है, इनकी नेचर क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, यही आप याद कर लो, इनफ रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक आपको अगर कभी ये सुनने को मिले, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये भी सुनने को मिल सकते हैं आपको, एडजॉर्प्शन आइसोबार एंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, तो एक बात मैं बताऊं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये बढ़ेगी। कुछ बॉन्ड तो नहीं है, वैन डेर वाल्स फोर्स को अगर आप प्रेशर दोगे तो वो चीज अच्छे चिपकेगी। यहां पे बात करें, प्रेशर बढ़ेगा तो ये एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज होती है, इनको जरूरत नहीं होती, ठीक है, बॉन्ड बन चुका है। और अगर और ज्यादा प्रेशर लगाओगे देन तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, ये सर एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, फोकस करना इस पॉइंट पे। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अच्छा, एडजॉर्प्शन जो है मेनली दो पॉइंट पे डिपेंड करती है, जो हम देखते हैं, प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। भैया आपने प्रेशर रख दिया सेम, तो चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है।
आइसोथर्म का मतलब क्या है? आइसो मतलब सेम, थर्म इज थर्मामीटर, थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर को सेम रखोगे तो चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर। और यहां से बड़ी फेमस आइसोथर्म निकल के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्लियर होती है बात की नहीं होती है? चलिए, तो यही कुछ टॉपिक है एड्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं यार। किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन स्लो है, तो केमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने के लिए जिनका हम यूज करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कैटलिस्ट बोलेंगे। बात क्लियर होती है? क्या होते हैं कैटलिस्ट? दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने एक बात बोली थी कि जैसे ए और बी दो दोस्तों की लड़ाई हो जाए, ये बात पता चले सी नाम के स्वादी को। ए और बी ने टाइम रख लिया दोपहर 2 बजे का, और ये सी पहुंचता है पहले ए के पास। होते हैं, सबकी जिंदगी में होते हैं, ठीक है। तो सी गया ए के पास, और बी तो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। फिर गया बी के पास, ये तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। दोनों प्रमोट किया, एंड जो लड़ाई होनी थी 2 बजे वो शायद अगले पीरियड में हो जाए। तो इस तरह से होते हैं कैटलिस्ट। एक बड़ी फेमस केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सीबीएसई वालों ने काट दिया सिलेबस से। 2N2 + 3H2 gives 2NH3, जिसे हम लोग हैबर प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है आयरन। एंड कैटलिस्ट मोस्टली रिएक्शन जो होती है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो क्या होते हैं? जो चेंज करते हैं। अब 2 तरह के कैटलिस्ट निकल के आते हैं यहां से। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेंगे। जो बढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है पॉइंट? अगली बात करें तो आगे होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसको भी फोकस कीजिए। होमोजीनियस किसे कहते हैं एंड हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? लाइक आपके पास सब्सटेंस है ए, से आप लोग बना रहे हो बी। ए आपका गैसियस फेस में है, तो जब कैटलिस्ट यूज करोगे वो भी अगर आपका गैसियस फेस में है, तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? दो कैटलिस्ट विच आर इन सेम फेस एज द रिएक्टेंट। जिस स्टेट में रिएक्टेंट है उसी स्टेट में, उसी फिजिकल स्टेट में अगर हमारा कैटलिस्ट है तो उसे हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, लाइक ऐसे कर लो, रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्टेंट आपका गैसियस फेस में है। अगर आपका कैटलिस्ट गैसियस फेस में ना हो, चाहे वो सॉलिड फेस में हो जाए चाहे वो लिक्विड फेस में हो जाए, तो उस कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दोज कैटलिस्ट विच आर इन डिफरेंट फेस एज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से अलग फेस में हो, रिएक्टेंट से अलग फिजिकल स्टेट के अंदर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर, स्पेलिंग गलत हो तो एडजस्ट कर जाना भाई, प्लीज गुस्सा मत हो जाना इस बात पे। एंड स्पेलिंग गलत ही है। कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। फोकस करना बात पे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो स्पीड को बढ़ाएंगे रिएक्शन की, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को घटाएंगे। कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं? विच इंक्रीज द स्पीड कह लीजिए या एफिशिएंसी कह लीजिए, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। जो किसी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे उसे हम बोलेंगे कैटालिटिक प्रमोटर।
एंड कैटालिटिक पॉइजन क्या कहलाएगा? विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, जो किसी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को घटा दे। जैसे कि ए बी की लड़ाई हो रही है, सी नाम का बंदा आके मजे ले रहा है और यहाँ पे डी बोले कि नहीं नहीं ये सी तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, ए ने तो कुछ बोला ही नहीं बी तेरे बारे में। अब ये सी लड़ाई भी जाना गया था बी के पास कि ए तेरे बारे में ये कह रहा है, डी बोल दे कि नहीं नहीं उसने कुछ नहीं कहा, भाई की बेइज्जती होगी, भाई अपने मिशन में विफल हो जाएगा। या कोई बंदा आगे बोले, ए आगे बोल दे कि हाँ ये सच कह रहा है मैं इसके साथ था, भाई की बात को बल मिलेगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? इसी तरह से होते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं। एंड पॉइजन क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की स्पीड को घटा देते हैं। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट ये 2-3 टर्म्स आपको बहुत देखने को मिलेंगी। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई कैटलिस्ट कितना एक्टिवेट कर सकता है, कितना किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी की बात करें, सिलेक्टिविटी का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए आप एक कैटलिस्ट सिलेक्ट करोगे तो उससे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा फिक्स, उसके लिए आप दूसरा कैटलिस्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि अलग अलग कैटलिस्ट लेने पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हो, दैट क्या कह सकते हो? कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई? स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक? कि फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स कैटलिस्ट होता है, फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स कैटलिस्ट होता है। अगर आप उस रिएक्शन में कैटलिस्ट चेंज करोगे तो आपको प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड डिपेंड करती है ऑन शेप, स्ट्रक्चर, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। एक बड़ा फेमस शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है ZSM5, जियोलाइट कहते हैं इसे हम, आता है, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो कैटलिस्ट जिनकी स्पीड डिपेंड करती है ऑन द शेप, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। अच्छा समझ में आया ना? एक्टिविटी मतलब कोई कैटलिस्ट कितनी स्पीड को बढ़ा सकता है, सिलेक्टिविटी मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, अगर आप चेंज करोगे तो अलग बात हो जाएगी। एक ऑटो कैटलिसिस वर्ड भी आता है, ऑटो। ऑटो कैटलिसिस क्या होता है? ये ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? आपने एक रिएक्शन ली, उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं था, बट जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट वहां पे कैटलिस्ट का काम करने लगा और वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड में होने लगी। मतलब इस तरह की रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट नहीं था बट वहां पे जो प्रोडक्ट बना वो ही कैटलिस्ट का काम करने लग गया, जिससे रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट बोल लेंगे। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ऑटो कैटालिसिस। बात क्लियर होती है? अभी देखो अगली बात समझो, कैटलिस्ट का ही भाई होता है एक क्या? एंजाइम। कैटलिस्ट का भाई कौन है भाई? एंजाइम। एंजाइम्स आर यूजुअली नोन एज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। या हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं या बाहर भी जो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल कह सकते हो, तो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। एंड एंजाइम्स क्या होते हैं? जिनका दूसरा नाम बनता है बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो जो हमें दिखाई दे रही है रिएक्शन बाहर वाली, ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उनमें जो यूज होते हैं वो होते हैं कैटलिस्ट। एंड जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंजाइम्स का यूज करते हैं। एंजाइम्स एक्चुअल में क्या होते हैं? ये बात मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छे समझाई है, सेपरेट वीडियो भी हर एक टॉपिक पे जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप चाह रहे हो कि इनके डीप में जाना है, सर हमें
सेपरेट वीडियो बनी हुई है, ये सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए है। ये एक्चुअल में ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जिनके साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी जुड़ा होता है। एंजाइम्स के एग्जांपल जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये ऑर्गेनिक का वर्ड आ गया है ना। केन शुगर फॉर्मूला C12H22O11 H2O, यहाँ पे हम एंजाइम लेंगे इन्वर्टेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में C6H12O6 एंड C6H12O6, और भी बहुत सारे। एंजाइम्स का एक मैकेनिज्म होता है कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। इनका मैकेनिज्म बोला जाता है लॉक एंड की मेथड। किस नाम से फेमस रहता है, लॉक एंड की मेथड होता है। जैसे एक लॉक होता है, इसे हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट, इसके की होती है, समझ जाना बस। ये क्या है, एंजाइम, समझा रहा हूं, क्लियर। फिर क्या है, एक थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट, जब ये आपस में जुड़े होंगे, इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्या होगा भाई, ये आपका बन गया प्रोडक्ट और ये है आपका एंजाइम। सबस्ट्रेट, एंजाइम, जैसे एक लॉक के लिए एक फिक्स की होती है, वैसे ही खास रिएक्शन के लिए खास एंजाइम होता है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की, कि क्या कुछ विशेषताएं हैं एंजाइम्स की, तो भैया सबसे पहली बात तो वही जो कैटलिस्ट के साथ है, दैट दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हमने एग्जांपल कर ही लिया लॉक एंड की मेथड वाला, है ना। ये लॉक है, सबस्ट्रेट है, ये अनलॉक है, प्रोडक्ट है, एंजाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बात ये सच है कि कैटलिस्ट जो होते हैं या एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात करो तो पहली बात, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, फिक्स रिएक्शन के लिए एक फिक्स एंजाइम होगा। अगली बात करें तो स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही बहुत रहता है, ठीक है। एक जनरल डाटा है कि अगर आप 10 की पावर 8 लीटर रिएक्टेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको यूजुअली 1 ग्राम कैटलिस्ट की जरूरत है। अब सोच के देखो यार, कितना ज्यादा रिएक्टेंट है या कितना ज्यादा सबस्ट्रेट, और उसके लिए कैटलिस्ट या एंजाइम आप कितना कम ले रहे हो। अच्छा, एंजाइम्स यार हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हम जब बीमार होते हैं, एक्चुअल में वो हम बीमार नहीं होते, हमारे एंजाइम से बीमार होते हैं। और हम ज्यादातर कब बीमार होते हैं, जब मौसम चेंज होता है। जनरली हम तभी बीमार होते हैं, बाकी बड़ी बीमारी तो भैया उम्र के साथ लगती ही रहती है। तो एंजाइम्स के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या है कि बेस्ट जो पीएच है, हाँ इस पीएच पे हमारी बॉडी का पीएच अगर इतना रहेगा तो ये बहुत बढ़िया से काम करेंगे। एंड वो 5 से 7 के बीच में होता है, या फिर जनरली 7.4 लिख सकते हैं हम, या 7 भी लिख सकते हो आप, 5 to 7 के बीच में हल्का फुल्का इधर उधर चल जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे बिल्कुल बेस्ट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इनमें भी होते हैं, जैसे कैटालिटिक प्रमोटर होते हैं, कैटालिटिक पॉइजन होता है ना, वैसे ही एंजाइम्स में भी होते हैं, एंजाइम्स के प्रमोटर, एंजाइम्स के पॉइजन। एंजाइम्स के प्रमोटर को बोला जाता है को एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स के पॉइजन को बोला जाता है एंजाइम्स इनहिबिटर्स। क्लियर है, ये है अपना कैटलिस्ट और एंजाइम वाला टॉपिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अच्छे से। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इस यूनिट का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहा है ना, ये भाई साहब कोलोइड्स जी सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं। कोलोइड एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम कह सकते हैं ग्लू लाइक। एक्चुअल में कोलोइड एक स्टेट है जिसमें पार्टिकल साइज कितना होता है भैया, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बना है।
1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक अगर पार्टिकल साइज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोलॉइड है। अब कोलॉइड्स के बहुत तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुत ज्यादा तरह से। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, मतलब इसके बाद सारे का सारा कोलॉइड्स ही है। एक स्टीरोइड में जो 25% पोर्शन है वो कौन है, एडजॉर्प्शन और कैटलिस्ट। बाकी 75% कौन कवर करता है, कोलॉइड्स कवर करते हैं। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, डिफरेंस आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कि क्या डिफरेंस है एक ट्रू सॉल्यूशन में, एक कोलॉइड्स में एंड सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जैसे पानी में नमक मिला दिया, जैसे पानी में नमक मिला देते हो तो ये क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर है। कोलॉइड्स किसे कहोगे भैया आप लोग, कोलॉइड्स किसे कहेंगे, जैसे पानी में आपने शहद मिला दिया, पानी में आपने दूध मिला दिया, या दूध की बात कर लें, वो क्या है, एक कोलॉइड है। ठीक है। और पानी में जैसे रेत मिक्स कर दिया, मिट्टी मिक्स कर दी, तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। होता है क्लियर। चलिए अभी बात करते हैं। तो पहली बात जो सबसे जरूरी है, जहां से स्टार्टिंग होती है, कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है। यहां पे ना ऐसे लिख लो 1 नैनोमीटर, यहां पे लिख लो 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा अगर साइज है वो तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है तो उसे आप लोग बोलोगे कोलॉइड। और अगर पार्टिकल का साइज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सस्पेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो एग्जांपल से बहुत क्लियर होती हैं बातें। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर प्लस शुगर या कह लीजिए सॉल्ट। यहां पे एग्जांपल क्या होगा, वाटर प्लस हनी या सीधा मिल्क बोल सकते हो। यहां पे बात करें तो एग्जांपल क्या आएगा, वाटर प्लस सैंड, रेत मिक्स कर दिया आपने। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करो तो पानी में अगर हम नमक को देखें क्या वो दिखाई दे जाएगा, मिक्स करें, नहीं दिखाई देगा। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें वो भी नहीं दिखाई देगा। तो दीज आर होमोजीनियस इन नेचर, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। पानी में आप शहद मिला रहे हैं या दूध की बात कर रहे हो, दूध मिक्सचर होता है फैट का एंड वाटर का, ऑयल इन वाटर इसे बोल सकते हैं हम लोग। तो कोलॉइड्स को अगर हम देखें नंगी आंखों से शायद हमें दिखाई ना दे, बट अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें दिखाई दे जाएगा। तो दीज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड जिनको बड़े आसान तरीके से सेपरेट किया जा सकता है ना, वो भी। सस्पेंशन की बात करें, पानी में रेत मिलाई है, पता लगता है कौन सी रेत है कौन सा पानी है, बहुत आसानी से पता लग जाता है। तो दीज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। अगला पॉइंट जो बनता है वो बनता है कि क्या इनके पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, तो इनके पार्टिकल्स नहीं देखे जा सकते। तो आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज और बाय माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल नंगी आंखों से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज बट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो। इसकी बात करें सस्पेंशन की, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी इजीली सीन, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इनके पार्टिकल्स को आप लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हो, बहुत आसान तरीके से देख सकते हो। अगली बात करते हैं भाई, तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है। पानी में नमक मिलाओ, देखो नीचे कुछ दिखाई दे जाएगा, आर पार दिखाई दे देगा। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट। अगली बात करें कोलॉइड्स की, तो इसके
कैसे रहते हैं, दूध मिला हुआ दूध, बताइए ये सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट सही लिख रहा हूं ना मैं, पारभासी, जो दिख सकता है। एंड ये क्या रहते हैं, ओपेक, पानी में रेत मिला दिया आर पार देखने की कोशिश करो तो वो दिखाई नहीं देगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोला करते हैं, ओपेक, आप कह सकते हो अपारदर्शी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, टिंडल इफेक्ट हो गया, आगे पढ़ोगे इनके बारे में, ऊपर लिख देता हूं मैं अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। टिंडल इफेक्ट हो गया, ये बेस्ट प्रॉपर्टी है इनकी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये बहुत अच्छे से शो करते हैं। ये नहीं शो कर सकते, ये भी कर देते हैं। क्लियर होती है बात। अच्छा, फिल्टर करने की बात आई तो पानी और रेत को अगर आप अलग करना चाहो, सॉरी पानी और नमक को अगर आप अलग करना चाहो तो क्या अलग कर सकते हो, तो आप लिखोगे कांट बी फिल्टर्ड, नहीं किया जा सकता ऐसा, ठीक है। दूध में से पानी को और फैट को अलग करना है, पॉसिबल है, ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा किया जा सकता है, बहुत आसानी से, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो आप लिखोगे कैन बी फिल्टर्ड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की हेल्प से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सस्पेंशन, पानी में रेत मिली हुई है, वो तो बहुत इजीली कैन बी इजीली सेपरेटेड, इनको बहुत इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बात क्लियर होती है। तो यही है डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन का, कोलॉइड्स का एंड सस्पेंशन का। इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहां से आपको दो नए शब्द सुनने को मिलेंगे, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। अभी इसका मतलब क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस का एंड डिस्पर्शन मीडियम का। अगर किसी कोलॉइड को बनाने में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में है ना, उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस, और जो कंपोनेंट्स लार्ज अमाउंट में है उन्हें कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा, गारंटेड। तो हमने ये टेबल बनाई हुई है, एक तरफ हमने डिस्पर्स्ड फेस लिखा है, एक तरफ डिस्पर्शन मीडियम, फिर उस कोलॉइड का नाम आता है, कोलॉइड का नाम आता है, और फिर एक दो एग्जाम्पल किए हैं। देखिए, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कोलॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग, फोम बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा फ्रोथ, झाग जिसे कह देते हैं। अगली बात करें, डिस्पर्स्ड फेस गैस है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है। अच्छा, आपको ना सभी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बट कोलॉइड को बनाने में ना आपको गैस गैस का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कि डिस्पर्स्ड फेस भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो। क्यों नहीं मिलेगा जी, क्योंकि आप गैस को गैस में मिला के उसको कोलॉइडल रेंज में नहीं लेके आ सकते। उसका पार्टिकल का साइज आप 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक नहीं कर सकते, दैट्स वाई नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, गैस है, सॉलिड है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, वो पहले पत्थर से आते हैं जिसमें हल्के हल्के से छेद हो, इस तरह से कह सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, उसको बोलते हैं एरोसोल। एग्जांपल होगा फॉग, मिस्ट, धुंध पड़ गई है या नमी है, कुछ इस तरह से कह सकते हो। लिक्विड इन लिक्विड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, इसको हम लोग बोलेंगे इमल्शन। एग्जांपल रहेगा इसका मिल्क, बेस्ट एग्जांपल है। इमल्शन क्या होती है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, ठीक है। इमल्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर इमल्शन होती है। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस है ऑयल एंड डिस्पर्शन मीडियम है वाटर। एंड वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस है वाटर एंड डिस्पर्शन मीडियम है ऑयल। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल यहां पे हो जाएगा मिल्क, और यहां पे क्या हो जाएगा, घी हो सकता है, बढ़िया एग्जाम्पल है। घी में क्या होता है, ऑयल बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, ऑयल वाटर बहुत कम होता है। क्लियर है, ये इनके नाम होते हैं। एक होता है इमल्सिफायर या इमल्सिफिकेशन, दो लिक्विड्स को मिक्स करना, दो लिक्विड्स को मिक्स करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफायर्स क्या होते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं,
जो दो लिक्विड्स को मिलाते हैं और उनको स्टेबल करते हैं। एक होती है डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन क्या होती है? दो लिक्विड्स को अलग कर देना। इमल्शन में से दो लिक्विड को अलग कर देना ही क्या कहलाता है? डीमल्सिफिकेशन। बनता है ये टॉपिक। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो इसे बोलेंगे जेल। ये भी बनता है, एग्जांपल है बटर। अगली बात करें, डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या होगा? एक को एरोसोल बोलेंगे, सोल बोलेंगे, सॉलिड सोल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जब डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है। जब कम मात्रा में सॉलिड है, ज्यादा मात्रा में गैस है, स्मोक। कम मात्रा में सॉलिड है, ज्यादा मात्रा में लिक्विड है, पेंट या मेटालिक सोल जो होते हैं, पढ़ेंगे आगे। और अगर दोनों ही सॉलिड हो जाए तो जेम स्टोन, इसे बोला जाता है सॉलिड सोल। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। और ये तो मैंने बिल्कुल 3D में कराई, आपको 3D समझते हो ना, कि जो जो एग्जाम्पल है इनके डायग्राम भी दिखाए हैं, अच्छी सी पिक भी दिखाई है, वो भी देख लेना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को अलग अलग से पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो, सारी फैसिलिटी दी है, बस पढ़ना है, रिवीजन करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ा फेमस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलोइड्स एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। अगेन वही बात, भैया डिफरेंस है तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। डिफरेंस है तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी इनके रहते हैं। अब लायोफिलिक, लायो मतलब लिक्विड, फिल मतलब लव, जो लिक्विड से लव करते हैं। तो लायोफिलिक कोलोइड्स कौन से होते हैं? दीज आर लिक्विड लविंग कोलोइड्स। एंड लायोफोबिक कोलोइड्स कौन से होते हैं? दीज आर लिक्विड हेटिंग कोलोइड्स। ये लिक्विड से नफरत करते हैं, ये लिक्विड से प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं तो बहुत आसानी से उनमें मिक्स हो जाएंगे। सो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। आप डायरेक्ट मिक्स करके बहुत आसानी से इनको बना सकते हो। लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होते हैं? जिनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, और वो स्पेशल मेथड भी डिस्कस करेंगे। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड्स। बहुत स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ते हैं तब जाके ये बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं बनते। ठीक है, अगली बात पे आओ। तो दीज आर स्टेबल, अपनी मर्जी से मिलते हैं तो लिक्विड में स्टेबल रहेंगे। दीज आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल रहते हैं। इनको स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, या कह लीजिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। एक्चुअल में यही डालते हैं, लायोफिलिक कोलोइड डालते हैं लायोफोबिक कोलोइड में, सो दैट कि उनको स्टेबल किया जा सके। अगली बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्टली होते हैं ऑर्गेनिक। दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, लाइक गम, ग्लू, जिलेटिन, ये सब। और ये इनऑर्गेनिक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक कैसे? जैसे मेटल्स होती है ना, मेटल के सोल बनते हैं वैसे, जैसे गोल्ड सोल हो गया, सोने वाला पानी बनाना है वो। क्लियर है? तो अगली बात समझो, दीज आर रिवर्सिबल। ये पॉइंट बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को, और इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को। दीज आर रिवर्सिबल एंड दीज आर इरिवर्सिबल। मतलब क्या है रिवर्सिबल का एंड इरिवर्सिबल का? कहते हैं ना कार में रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर का मतलब क्या? कार पीछे जा सकती है, अभी आगे तो सभी जाती है, बट जो सिर्फ आगे जाए उसे हम क्या कहेंगे? वो रिवर्स नहीं कर सकती। अभी इनका क्या है? इनको बनाना बहुत आसान है, इनको सेपरेट करना भी बहुत आसान है, सेपरेट करके दोबारा बनाना भी बहुत आसान है, फिर सेपरेट करना भी आसान है। जितनी मर्जी बार इनको सेपरेट कर लो, मिक्स कर लो, ये काम इनका चलता रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर इनकी बात करें, हम लायोफोबिक कोलोइड्स की बात करें, तो इनका ऐसा नहीं है, इनको बहुत स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। अगर आपने इनको सेपरेट कर दिया फिर नहीं,
फिर इनमें आप लोग क्या नहीं कर सकते, फिर आप इनको दोबारा से नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई बोला जाता है इरिवर्सिबल। पोस्ट क्वेश्चन मेथड से बनते हैं, और अगर आपने एक बार इनको अलग कर दिया फिर आप इनको नहीं बना सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ना लायोफिलिक कलर्स होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये डजंट शो कोएगुलेशन। कोएगुलेशन एक प्रोसेस होती है, ये क्या शो नहीं करते, ये कोएगुलेशन शो नहीं करते। क्या होती है कोएगुलेशन? कोएगुलेशन क्या होता है? पार्टिकल्स का मिल जाना। इनके पार्टिकल एग्रीगेट जुड़ते नहीं है आपस में, इनके पार्टिकल्स स्टेबल ही नहीं होते, तो इनमें कोएगुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये था डिफरेंस किस किस का, लायोफिलिक कलर्स का एंड लायोफोबिक कलर्स का। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होते हैं मल्टीमोलिकुलर कलर्स, मल्टीमोलिकुलर कलर्स। एक होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कलर्स, और एक होते हैं एसोसिएटेड कलर्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो हमने सबसे लास्ट में लिखे हैं, एसोसिएटेड कलर्स। मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। एक्चुअल में बहुत छोटे साइज के होते हैं। फिर क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ते हैं, एग्रीगेट टुगेदर। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर, एग्रीगेट टुगेदर। एंड फिर ये किस रेंज में आते हैं? फिर इनका पार्टिकल साइज कोलोइडल रेंज के अंदर आता है। एग्जाम्पल की बात करो तो जितने भी आपके लायोफोबिक कोलोइड्स रहते हैं ना, वो सभी इसी में आते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स रहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जो ऑलरेडी बड़े साइज के हैं, जिनका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है। मैक्रोमोलिकुलर समझ रहे ना, जिनका साइज ऑलरेडी बड़ा है, बड़े मॉलिक्यूल जिसे आप कह सकते हो। तो ऑलरेडी इन कोलोइडल रेंज, या जिनके पार्टिकल्स का साइज कोलोइडल रेंज के अंदर होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? लायोफिलिक जो कोलोइड्स रहते हैं, लायोफिलिक जो होंगे वो सारे के सारे मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड होंगे। अब होते हैं सबसे जरूरी हमारे एसोसिएटेड कोलोइड, स्पेशल तरह के कोलोइड्स हैं। अगर आपने इनकी लो स्मॉल कंसेंट्रेशन ली, या कह लीजिए लोअर कंसेंट्रेशन ली, तो ये बिहेव करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपने एक फिक्स पॉइंट से इनकी कंसेंट्रेशन को ज्यादा कर दिया तो ये बिहेव करने लगेंगे एज कोलोइड्स। रिपीट कर रहा हूं, एट लोअर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज कोलोइड्स। एंड इसी वजह से इनका नाम क्या होता है? एसोसिएटेड कोलोइड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका सोप, साबुन। साबुन का पता है ना फॉर्मूला, C17H35 COO Na, सोडियम स्टीरेट। 10th क्लास में करके आए हैं हम लोग, और 11th में भी किया था कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये COO Na। ये जो पोर्शन होता है ना, ये कार्बन वाला होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। एंड ये पोर्शन होता है आयनिक, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। ये साबुन को हमने दिखाया है, ये होती है इसकी टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, एंड ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, पानी से प्यार करने वाला सिर होता है साबुन का। अब जब कभी कपड़े हो जाते हैं गंदे, तो कपड़े जनरली कैसे गंदे होते हैं? मैक्सिमम की स्किन ऑयली होती है, उस ऑयल पे इंप्योरिटी जाके चिपकती है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर हमने क्या करना है कि उस गंदगी को निकालना है भैया बाहर। ये है वो गंदगी। अब गंदगी क्योंकि ऑयल है, तो ऑयल से कुछ ऑयल जैसा पोर्शन ही प्यार करेगा, ये वाला। ये से ऐसे इसमें घुस जाते हैं, कुछ इस तरह से। ये होता है इनके हेड, फोकस कीजिएगा, ये क्या है?
हेड, ये पानी में डाल रखे हैं। एंड ये जो बन चुके हैं इन्हें क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इन्हें बोलने वाले हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं या माइसेल्स बोल सकते हो आप। क्लियर है। अभी इन मिसेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। और जैसे मैं कपड़े को हल्का सा रब करूंगा ना, तो जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो उस गंदगी को, उस डस्ट को जो कपड़े के अंदर घुसी हुई है उसको बाहर निकाल लाएगा और ऐसे हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है। मिसेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं। तो यहां से आपको दो नए शब्द सुनने को मिलते हैं जो पेपर में बन सकते हैं, CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कंसेंट्रेशन। आपको अगर मिसेल्स बनाने हैं तो आपको एक मिनिमम कंसेंट्रेशन चाहिए कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, उसी के बाद बनेगा। अगर समझ रहे हो, अगर यार आप दूध का पनीर बनाना चाह रहे हो, ये तो है नहीं आप 1 ग्राम दूध से पनीर बना दोगे, कुछ तो चाहिएगा। अब इतने साबुन लेके नहीं आप उसके मिसेल्स बना सकते, उसके कोलॉइड कैसे एसोसिएट होगा, बहुत कम है वो। अभी अगर ग्रुप बनाना है 2-3 बंदे तो हों, एक बंदा क्या ग्रुप बनाएगा भाई। तो यही है कि एक से नहीं बनेगा, बहुत सारे जब जुड़ेंगे, मतलब एक कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, उसको बोलते हैं CMC, द मिनिमम कंसेंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस। वो कम से कम कंसेंट्रेशन जिसके बाद मिसेल्स बनना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक वर्ड आता है क्राफ्ट टेम्परेचर। जैसे एक कम से कम टेम्परेचर कंसेंट्रेशन चाहिए, वैसे ही एक कम से कम टेम्परेचर भी चाहिए कि हाँ कम से कम इतना टेम्परेचर हो, इस टेम्परेचर के बाद मिसेल्स बनना स्टार्ट करेंगे, कोलॉइड्स ये पार्टिकल्स एसोसिएट होना स्टार्ट करेंगे। इन्हें हम लोग, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। बात क्लियर होती है, सिंपल सा था ना। देखो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, बहुत सारे कोलॉइड्स, बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलकर कोलॉइड बनाया है, लाइफोबिक जो होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जिनका साइज ऑलरेडी बड़ा है तो वो कहलाएंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। एंड एसोसिएटेड कोलॉइड मतलब जो लोअर कंसेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हायर कंसेंट्रेशन पे वो कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल हमने किया, सोप दिखाया, ये कुछ इस तरह से काम करती है। एक कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, उसे बोलते हैं CMC। एक टेम्परेचर चाहिए होता है, कम से कम इतना टेम्परेचर हो मिसेल्स बनाने के लिए, उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। पता होगा, साबुन जब हार्ड वाटर के अंदर जो मेटल्स होते हैं ना, उनके साथ स्कम बना लेते हैं, गंदगी बना लेती है, एंड वो उसको काम करने नहीं देते। क्लियर होता है सब कुछ। अभी इंपॉर्टेंट बनता है कोलॉइड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, इन्हें बनाया कैसे जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है इनको बनाने का, जो अभी मैं बोल ही रहा था कि बड़ा स्पेशल मेथड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड। क्या बोलते हैं, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। क्या होता है ब्रेडिग्स आर्क मेथड, जो कि यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। स्पेशल मेथड है, तो स्पेशल तरह कोलॉइड जिनको बनाना आसान नहीं होता। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, यहाँ पे मेटल की रोड लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, एंड इस सारे को हम रखेंगे बिल्कुल बर्फ में। ठीक है। कुछ इस तरह से हम बर्फ के अंदर इसको रख देते हैं। तो होता क्या है कि मेटल बैटरी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक आर्क क्रिएट होगा, एंड आर्क की वजह से, मतलब आपने देखा भी होगा गांव में कई जगह पे क्या होता है, जैसे नाई की दुकान होती है, बार्बर की शॉप जो होती है, वो क्या करते हैं, ब्लेड लेते हैं, तारों से लगाते हैं और पानी गर्म करते हैं। वो ब्लेड की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है वहां पे। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो मेटल्स हैं उन्होंने झड़ना स्टार्ट कर दिया। मेटल के जो वेपर्स है वो झड़ना स्टार्ट होंगे और उड़ना चाहेंगे, बट साइड में हमने आइस ली है, बर्फ ली है, तो वो उसको ठंडा कर देंगे और इसको बचा के इसमें के अंदर डाल के रखेंगे। तो जो ब्रेडिंग आर्क मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि किस तरह की मेटल के सोल बना सकता है, गोल्ड का सोल बना सकता है, कॉपर का, सिल्वर का, प्लेटिनम का। देखो प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, बट मैं आपको थोड़े से पॉपुलर जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है। अगले तरीके की बात करें तो नेक्स्ट तरीका है इनका, एक होता है मैकेनिकल डिस्पर्शन, जिसे कह सकते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन। चक्की लेते हैं हम, एक चक्की होती है जिसमें स्टील की डिस्क लगी होती है। ठीक है। और वो स्टील की डिस्क, यहां से हम लोग इसमें सस्पेंशन डालते हैं और इनको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि इनके अंदर से जो पार्टिकल पास होकर निकलेगा ना, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक ही होगा। जैसे आटा चक्की होती है,
आटा चक्की में हम गेहूं डालते हैं, अब उससे गेहूं से दलिए वाला भी बन सकता है और आटा भी बन सकता है। वो उसको एडजस्ट कर देते हैं, उस पर एडजस्ट कर देते हैं कि इसमें से इतने साइज के पार्टिकल निकलेंगे। एक बात होती है कि ये 7000 रोटेशन पर सेकंड परफॉर्म करती है, 7000 पर सेकंड रोटेशन की स्पीड से मूव करती है। नेक्स्ट है बड़ा फेमस तरीका है ये भी, पेप्टाइजेशन। क्या है भी? पेप्टाइजेशन। नाउ व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन क्या है कि आपके पास एक प्रेसिपिटेट है, आप उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लोगे एंड इसको क्रश कर दोगे और उससे क्या बना लोगे? कोलेट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी? आगे बात समझिए। तो कोलेट्स के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज पता ही होगा, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किन पे होता है? जैसे कि आपके मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या मेटल के ऑक्साइड हो गए। और नेगेटिव किन पे होता है? जैसे मेटल्स होती हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है कोलोइडल स्टेट में अगर बात करें, और मेटल के जो सल्फाइड्स रहते हैं उन पे। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि हाँ कोलोइड्स के ऊपर चार्ज होता है। कौन से प्रैक्टिकल से ऑब्जर्व किया गया वो देखेंगे अभी। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है कि आप क्या करोगे, एक मेम्ब्रेन लोगे, इसमें कोलोइड डालोगे और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल लोगे, जैसे नमक है, क्रिस्टलोइड लोगे एंड कोलोइड लोगे। आप इनको आसानी से अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी प्योरिफिकेशन की बात करूं तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहां से पानी डालोगे, नमक पानी में घुलेगा, नमक का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो पानी में घुल के वो बाहर एंड ये इसके अंदर। ये इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, प्योरिफिकेशन में आ जाएगा। और अगर मैं इसको इस प्रोसेस को करूं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर होता है? आगे बात समझिए आप, नेक्स्ट बात समझते हैं। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या रहती है? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि जो कोलोइड्स होते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से टकराते रहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से टकराते रहते हैं। जिगजैग मोशन होता है और इस जिगजैग मोशन को ही, इस कोलोइड्स के जिगजैग मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ऑब्जर्व किया था, दैट्स व्हाई इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट है। नेक्स्ट होता है टिंडल इफेक्ट। ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा 10th क्लास में। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? कि जब आप लाइट को पास कराते हो कोलोइड्स के अंदर से, मान लो यहाँ पे कोलोइड है, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, और ये है ट्रू सॉल्यूशन। ये जा रही है रेज, तो इसमें से सीधा पास हो जाएंगे, इसमें से कुछ नहीं होता। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में से क्या डिफाइन किस तरह से करते हैं? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ठीक है, ये जो लाइट का पाथ है ये क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो तारे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं ये भी टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देते हैं। आसमान का कलर नीला है, टिंडल इफेक्ट की वजह से है। एंड शाम के टाइम जो सूरज की जो साइडें होती हैं वो ऑरेंज ऑरेंज सी हो जाती हैं, वो किस वजह से होती हैं भाई? टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट बड़ी फेमस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई सारी प्रॉपर्टीज है, मैं बात करूं कलर की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बड़ी फेमस प्रॉपर्टी रहती है इसकी, जो कि हमें ये बताती है कि इनके ऊपर चार्ज होता है। कैसे? कि हमने यहाँ पे मान लो आर्सेनिक सल्फाइड डाल दिया, AH2S3 सल्फाइड डाल दिया, ये हमने एक ट्यूब ली और इसमें हमने डाल दी रोड। अब आर्सेनिक सल्फाइड एक कोलोइड जब हमने डाला तो हुआ क्या? सल्फाइड्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। मान लेते हैं इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव है, या इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। तो देखा गया कि इस रोड की तरफ चिपक गए, इस रोड की तरफ बड़े अच्छे से चिपक रहे थे। इसका मतलब क्या था? कि इनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज है। कोलोइड्स को जब डाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन ऑब्जर्व किया गया कि कोलोइड्स किसी एक साइड मूव कर रहे हैं, और इस वजह से हमें पता चला कि इनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। क्लियर होती है बात?
तो ये उतनी कुछ फेमस थी इनकी प्रॉपर्टीज। कि मान लो ये चीज है, अगर अब इसको इस पे चिपकाना, क्या ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। बट अगर मैं प्रेशर लगाऊं, या फिर दूसरा एग्जांपल समझिए प्रेशर से, ठीक है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, हम इस पे गैस एडजॉर्ब करवाना चाहते हैं और हम प्रेशर लगाएं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं और हम इस पे लगा रहे हैं प्रेशर। अब जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे तो इन गैस के पार्टिकल को कोई जगह नहीं मिलेगी, इनको चिपकना पड़ेगा इस पे। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करती है। ओके हुई बात। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। एक सिंपल एग्जांपल लो कि ठंडे पानी का गिलास है और उस पे वाटर वेपर्स चिपक जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए और वो पानी गर्म हो जाए, देन क्या होगा? वो वाटर वेपर्स उतर जाएंगे। तो जनरली यही होता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये बातें होती हैं, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आप लोग आइसोथर्म का मतलब समझिए। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो सेम है। दो फैक्टर होते हैं मेन, उनमें से टेम्परेचर को आपने सेम कर दिया तो चेंज कौन सा हो रहा है? प्रेशर हो रहा है। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। और फ्रेंडलिक ने यही बात बताई दैट x by m is directly proportional to P, where x is amount of adsorbate, and m is mass of adsorbent। ये समझ के चलिए कि ये एक क्या है? एडजॉर्बेंट है, सॉलिड है। इसका मास मान लिया हमने m, और इस पे कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है, इसको हमने बोल दिया x। x by m मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट टू द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इसको पूरे को हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि कितनी एडजॉर्प्शन हो रही, कितनी एडजॉर्प्शन हो रही है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन भी होगी। समझ रहे हो? अभी एक ग्राफ से ज्यादा समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से ज्यादा बातें क्लियर होगी। बिटवीन, और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन व्हाट? x by m एंड प्रेशर। एक ग्राफ बनाया x by m के बीच में और प्रेशर के बीच में। ग्राफ कुछ इस तरह से था। इधर ये x by m मतलब जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, एंड प्रेशर इस साइड इंक्रीज कर रहा था। तो जो ग्राफ बना, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। कुछ इस तरह से, मतलब तीन तरह से वेरिएशन आया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन में। स्टार्टिंग में जब प्रेशर बढ़ रहा है तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी लीनियरली बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा जितनी स्पीड से बढ़ रहा था, इसमें मतलब रुक गया वहां पे जाके, या ये कह लीजिए थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं रह गया, प्रेशर बढ़ता रहा बट एडजॉर्प्शन वहीं पे रुक गई, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर किसे बोलते हैं? अगर मैं बोलूं कि सैचुरेशन प्रेशर को डिफाइन कीजिए तो किस तरह से डिफाइन करोगे? वो प्रेशर जिसपे कि एडजॉर्प्शन पे फर्क पड़ना बंद हो जाता है और इवन एडजॉर्प्शन का उल्टा स्टार्ट हो जाता है, डिजॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितनी चिपकाने की कोशिश कर रहे हो उतने सब्सटेंस वहां से उतरते जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? समझिए, जैसे ये है, इसको मैं चिपकाने की कोशिश करता हूं, प्रेशर लगाया,
चिपक गया। बट अब मैं प्रेशर लगाया जाऊं, इससे क्या होगा? अब ये तो है नहीं कि भाई देखो अभी इस पे मैं प्रेशर लगा दूं तो सब्सटेंस पे चिपकता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ाते ही चले, देन एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रेशर का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। उस प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। तो यहां से 3 फर्क हमें देखने को मिले। स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहां से क्या रिलेशन मिला? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। और एक टाइम ऐसा आया जब फर्क पड़ना बंद हो गया, मींस x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ये 3 ग्राफ किस किस प्रेशर पे आपको देखने को मिले हैं? जब प्रेशर लो है। जब प्रेशर लो है तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिला। जब प्रेशर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट प्रेशर में आपको कुछ ये इक्वेशन मिली। और जब आपने प्रेशर बहुत हाई कर दिया तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिला। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अभी अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो आप इससे 3 बातें लिखोगे। एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत लो है तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, या ये कह लीजिए x/m इज इक्वल टू kp। जब प्रेशर लो है तो x/m लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हैं एट n है, यहां पे की p की पावर है 1 और यहां पे p की पावर है 0। तो याद रखिए ये जो 1/n की वैल्यू रहेगी ना, ये हमेशा 0 के और 1 के बीच में ही रहेगी, है ना। अब प्रेशर या तो प्रेशर बहुत कम पे भी हमने बात कर ली, बहुत ज्यादा पे भी कर ली, और उस रेंज के बीच में। तो याद रखिए जो 1/n की वैल्यू आएगी, अब कुछ भी पुट करके देखिए 0 और 1 के बीच में ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है और ना ही उससे कम आ सकती है। 0 से कम तो चलिए क्या ही आएगा, ठीक है। माइनस में प्रेशर नहीं लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे थोड़ा बहुत तो लगेगा। क्लियर है? चलो तो हम एट इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जब प्रेशर इंटरमीडिएट है तो x/m इज इक्वल टू k और p की पावर 1/n एंड वैल्यू ऑफ 1/n डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए x/m kp कब है? जब प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा। प्रेशर जब बहुत ज्यादा कर दिया, x/m प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया। या फिर बिल्कुल एक इक्वेशन है जो हर एक प्रेशर के लिए है, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। चाहे कोई भी प्रेशर हो, यही इक्वेशन मानी जाती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिक। इसी को बेस्ट इक्वेशन माना जाता है, आइसोथर्म इक्वेशन। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए एक और ग्राफ बनाया जाता है। तो वो ग्राफ किस तरह से बनता है भी समझिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले। m इज इक्वल टू log k p की पावर 1/n, मल्टीप्लाई में दे रखा है।
तो ये हो जाएगा log k प्लस log p की पावर 1/n, ये है log x/m। इसको आगे कर लो, log k प्लस पावर आगे आएगा 1/n log p, और ये हो गया log x/m। एंड इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन से, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, वेयर ये हमें y बताएगा, ये हमें x बता रहा है, ये हमें c बता रहा है, और ये 1/n क्या है, स्लोप है। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो y कहां पर बनेगा, y पर क्या बनेगा, y पर बनेगा log x/m। x पर क्या बनेगा, x पर बनेगा log p, एंड जो ग्राफ है वो यहां से उठना स्टार्ट होगा, कांस्टेंट से, कांस्टेंट है log k, एंड ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप। ये m जो होता है स्लोप बताता है, और स्लोप क्या हमारा 1/n है। तो ये था जी अपना सिंपल सा टॉपिक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें हम क्या बताते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा एडजॉर्प्शन पे। तो हमने यही बात की है कि प्रेशर के बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद जो प्रेशर है उसका रोल खत्म हो जाता है एडजॉर्प्शन पे, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर या फिर सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। तो अगली बात, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, पेपर में आए जरूरी नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब क्या बता रहा था, लो प्रेशर पे इसकी बात सही थी, कहां पर ये फेल हो रहा था, पहली बात तो एट वेरी हाई प्रेशर ये फेल हो रहा था। दूसरी बात जो मेन बात है कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल सही होता था, नॉट फॉर ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से, कोएगुलेशन किसे बोलते हैं, और सारे टॉपिक सीरियल वाइज देखेंगे हम। कोएगुलेशन क्या होती है भाई, अगर मैं डिफाइन करूं कोएगुलेशन को तो किस तरह से डिफाइन करूंगा, प्रेसिपिटेशन, समझते हो ना, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बना देना, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स बाय एडिंग excess of electrolyte, excess of electrolyte is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। देखिए जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, आपको पता ही होगा कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनका पार्टिकल साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये हमारे क्या है भाई, ये हैं कोलोइड्स। क्या है भाई, ये कोलोइड्स हैं। अभी हमने क्या कर दिया, इन कोलोइड्स पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल एसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे, जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, और ये जुड़ के बड़े पार्टिकल बनाएंगे। इन बड़े पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अभी आपने जिस इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेटिंग एजेंट, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, कोएगुलेटिंग एजेंट। अगली बात करते हैं, तो देखिए दो तरह के कोलोइड्स होते हैं जो हमने क्लासिफाई किए हैं मेन, लायोफिलिक एंड दूसरे होते हैं लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो देखिए लायोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो मोस्टली जो है कोएगुलेशन प्रोसेस शो की जाती है किनके द्वारा, लायोफोबिक के द्वारा। लायोफोबिक जो कोलोइड है अगर उनमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वो प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। अब
क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बट रीजन पढ़ें इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और आपको पता भी है आई थिंक, कि कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव कोलोइड्स होते हैं, नेगेटिव कोलोइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव कोलोइड्स? देखो, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो कोलोइड की में आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से आ सकते हैं? लाइक FeOH थ्राइस, ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे सारे, इससे भी ज्यादा मिलेंगे जितने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस। या फिर जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं वो भी, मेटल ऑक्साइड जो है वो भी किस में आएंगे? पॉजिटिव कोलोइड में आएंगे। या फिर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये सभी किसके टाइप हैं? पॉजिटिव कोलोइड्स के। तो नेगेटिव कोलोइड्स के टाइप कौन से हैं? जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल्स के कोलोइड बनते हैं, ठीक है, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया। ओके, इसके अलावा स्टार्च, क्ले, ये भी क्या आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। इसके अलावा मेटल सल्फाइड जो होते हैं, मेटल सल्फाइड्स जो होते हैं भाई, वो भी आपके नेगेटिव कोलोइड्स में ही आते हैं। तो ये बात हमें पता चल गई कि इनके पास क्या होता है? चार्ज होता है। कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास क्या रहता है? चार्ज। तो जब आप इसमें इन चार्ज पार्टिकल में मान के चलो कोई कोलोइड है और उस कोलोइड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने इसमें क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला। ठीक है, बहुत सारे कोलोइड्स होंगे, सब पे मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो AB है, तो इसमें A पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा। तो ये जो B नेगेटिव है, देखिए दो तरह के आयन बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो B नेगेटिव है वो इसके साथ जुड़ेगा एंड इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। इस पॉजिटिव कोलोइड के साथ B नेगेटिव जब जुड़ेगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। एंड इसी तरह से सारे कोलोइड जो है वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और वो न्यूट्रल होके नीचे बैठेंगे और जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, और वो क्या बन जाएंगे भाई? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूं, देखिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि इस तरह से ये जो है प्रॉपर नोट्स आपको सारे के सारे, और जिससे रिलेटेड जेई से क्वेश्चन, नीट से क्वेश्चन जो बने हुए हैं, और बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन की फॉर्म में भी, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सारा कंसेप्ट, तो वो सारे का सारा आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रीजन की किस तरह से होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन पे चार्ज होता है। ठीक है, उनमें से जो आयन है, दो तरह के आयन होंगे। अब दो तरह के आयन में से जो कोलोइड से पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और ये जो सारे के सारे कोलोइड न्यूट्रल होके एक दूसरे के पास आएंगे और बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलने वाले हैं प्रेसिपिटेट, एंड इस प्रोसेस को बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे भाई इस प्रोसेस को? कोएगुलेशन। ठीक है, या फिर फ्लोकुलेशन। अगली बात समझिए कि इसका फायदा कहां पे है, कहां पर आप देख रहे हो कि कोएगुलेशन होती है। आपने डेल्टा फॉर्मेशन वर्ड सुना होगा, डेल्टा फॉर्मेशन सुना है या नहीं सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अभी सुन ही लोगे आप लोग। डेल्टा फॉर्मेशन कि नदियां जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, वहां पे सुंदरवन है। नदियां जब चलती हैं तो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती हैं, और मिट्टी में क्या होते हैं? मिट्टी मतलब पानी और मिट्टी होती है, पहाड़ों से वो मिट्टी को लेके आते हैं। तो क्या होता है? जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइडल रेंज के होते हैं, और वहां पे उन्हें आगे मिलता है समुद्र। ये है रिवर, नदी, और ये है समुद्र। और समुद्र के अंदर क्या होता है? नमक, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और वो इनको जोड़ देगा। तो इस तरह से वहां पे भी क्या हो जाएगी भाई? कोएगुलेशन हो जाएगी। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? और इस तरह से वहां पे डेल्टा बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भूखंड बन जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े क्षेत्र बन जाते हैं, और सुंदरवन सारे का सारा ऐसे ही बना हुआ है। क्लियर हुई बात? या दूसरी बात करें तो दूसरी बात, जैसे जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री की जो से जो धुआं निकलता है वो धुआं भी कोलोइडल रेंज का होता है। तो उस धुएं को, मतलब सारे का सारा धुआं बाहर ना जाए, तो
उन वहां पे क्या लगा। तो मैं बात कर रहा था कि फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलती है, वो बड़ी हार्मफुल होती है। और वो क्या है, एग्जाम्पल है वो सॉलिड इन गैस का, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, तो क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज है, तो वो वहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे और कोएगुलेट होते जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते जाएंगे। मतलब सारा धुआं बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा जो धुआं है वो यहीं पे चिपकेगा भी। समझ रहे हो ना, इस तरह से। और भी बहुत सारी हैं, बट आपके काम के लिए यही बहुत है। अगली बात समझिए, एक वर्ड आता है भैया एक्टिव आयन। एक्टिव आयन भी फेमस वर्ड है, ये भी समझो। एक्टिव आयन किसे बोलते हैं? अगर मैं डिफाइन करूं एक्टिव आयन को, किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज टू द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एक्टिव आयन या इफेक्टिव आयन। समझ के चलो, जैसे कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लो ए बी। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन नेगेटिव को इकट्ठा कौन कर सकता है? इन नेगेटिव को इकट्ठा कर सकता है ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव यहाँ पे क्या कहलाएगा भाई? एक्टिव आयन कहलाएगा या फिर इफेक्टिव आयन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? किसे कहते हैं इफेक्टिव आयन या एक्टिव आयन? मतलब वो आयन, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कि अपोजिटली चार्ज है कोलोइड्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? ओके है बात। अगली बात समझो भाई, नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक बनता है फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहते हो आप? फ्लोकुलेशन वैल्यू, देखिए, आपने जब भी आप कोएगुलेशन कराओगे, इनके प्रेसिपिटेट बनाओगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ओके, अब बात यह है कि आप कितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। ठीक है, प्रॉपर डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करोगे? पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन कर लेते हैं। देखिए, द मिनिमम कंसेंट्रेशन, प्रॉपर इसी तरह से डिफाइन करोगे, इसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन millimoles, in millimoles which can cause coagulation of 1 liter colloidal sol in 2 hours is called, क्या बोलेंगे इसे? फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलेंगे। और यूनिट क्या होंगी भी इसकी? यूनिट होंगी इसकी मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर। अभी समझने की कोशिश करो कि आपको 1 लीटर कोलोइड दिया गया है, 1 लीटर कोलोइड दिया गया है और 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 2 घंटे में 1 लीटर कोलोइड को आपने कोएगुलेट करके प्रेसिपिटेट बनाने हैं, तो आप कितना अमाउंट डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन को क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। फ्लोकुलेशन करवाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ रही है, कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ रही है 1 लीटर इलेक्ट्रोकोलोइड को कोएगुलेट करवाने में, और आपके पास टाइम है 2 घंटे का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अगली बात समझते हैं। होप कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कोएगुलेशन किसे कहते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं, एक्टिव आयन किसे कहते हैं, इसका रीजन क्या है। अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हार्डी-स्कूल्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है हार्डी-स्कूल्स लॉ, बहुत अच्छे समझेंगे। एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं जेई में। ठीक है, जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था हार्डी-स्कूल्स लॉ से रिलेटेड। क्या बोलता है हार्डी-स्कूल में? देखिए, 2 बातें थी। पहली बात क्या है? पहली बात हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, द आयन कैरिंग, इवन इससे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने हुए हैं जेई में इससे। कैरिंग अपोजिट चार्ज टू सोल। सोल वर्ड किसके लिए?
ऑन आयन या एक्टिव आयन, फास्टर इज द कोएगुलेशन। या फिर अर्थात कहना क्या चाहते हैं हम, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन एक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी। देखो भाई क्या कह रहा है कि मतलब एक पार्टिकल की, एक कोलॉइड की कोएगुलेशन करवाने के लिए अगर आप अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करोगे तो डिपेंड करता है कि उनका पॉजिटिव चार्ज कितना है, उनकी पॉजिटिव वैलेंसी, या फिर नेगेटिव आयन की जरूरत है तो उनकी नेगेटिव वैलेंसी की बात यहां पे की जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास तीन एक्टिव आयन है तो उनमें से कौन सबसे फास्टली कोएगुलेशन करवाएगा? Fe3 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है एंड Na पॉजिटिव है। इन तीनों को एक, अभी देखो पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव कोलॉइड की कोएगुलेशन करा सकते हैं। इन तीनों को काम सौंप दिया गया कि भाई करो कोएगुलेशन, तो सबसे फास्टली कौन करेगा? सबसे फास्टली याद रखिए Fe3 पॉजिटिव करेगा, उससे कम Ca2 पॉजिटिव और सबसे कम स्पीड में Na पॉजिटिव करेगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FeCN6 4 नेगेटिव है, FeCN6 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे फास्टली किसने काम करना है, इनमें सबसे फास्टली कोएगुलेशन कौन करवाएगा? यहाँ पे Cl नेगेटिव भी समझ लेते हैं, बताइए। तो मतलब जितना ज्यादा चार्ज है ना उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा है, तो मतलब सबसे फास्टली ये करवाएगा कोएगुलेशन, उसके बाद ये करवाएगा, उसके बाद ये करवाएगा। क्लियर है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि एक इस तरह से है, आर्सेनिक सल्फाइड है, इसकी कोएगुलेशन करवानी है, तो आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से वाला सबसे फास्ट स्पीड में काम कराएगा? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये एक किस तरह का कोलॉइड है। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जो सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं। तो नेगेटिव कोलॉइड्स में काम कौन करेगा? यही क्वेश्चन बना हुआ था। नेगेटिव कोलॉइड्स में काम कौन करेगा? पॉजिटिव कोलॉइड। और पॉजिटिव में भी सबसे स्पीडली कौन करेगा? ये भाई साहब। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अच्छा एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी फ्लोकुलेशन वैल्यू, अच्छा फ्लोकुलेशन वैल्यू को कोएगुलेटिंग वैल्यू भी बोल दिया जाता है। जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है, फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं? मतलब कितना अमाउंट चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे कम अमाउंट किसका चाहिएगा? जो सबसे फास्ट करा देगा, मतलब ये सबसे फास्ट करा रहा है, तो इसका अमाउंट सबसे कम चाहिए। तो याद रखिए जो फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है, ये हमने इनको अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर कोएगुलेटिंग पावर, ये सबसे ज्यादा है। तो जो फ्लोकुलेटिंग वैल्यू जो होती है ना, फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेटिंग पावर के। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबसे फास्ट ये कराएगा कोएगुलेशन, तो इसका अमाउंट हमें सबसे कम चाहिए। इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है बट इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे कम है। इसका अमाउंट हमें सबसे कम चाहिएगा क्योंकि ये सबसे फास्ट करा रहा है और ये सबसे स्लो करा रहा है। इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है तो इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिएगी। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है भाई? तो यही था हमारी आज की क्लास के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा है बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आई थिंक सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं आपको। देखिए यही कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे। कोएगुलेशन, रीजन क्या होता है इसका, एप्लीकेशन क्या है, हार्डी-स्कूल्स लॉ क्या होता है, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है, कोएगुलेटिंग पावर किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइड्स किसे कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी है। अच्छे अच्छे कमेंट्स का वेट रहेगा। स्टिल कुछ डाउट्स हो, आप लोग चाहते हो, देखो आप लोगों के लिए सारी वीडियो बनी है तो मुझे पता लगना चाहिए बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जिन जिन टॉपिक से आप लोग वीडियो चाहते हो, कमेंट में जरूर बता देना। शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो। जय हिंद।